क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों का खेल है? क्या आप मानते हैं कि इसमें किस्मत ही काम करती है? तो रुकिए, यह अध्याय आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो सीरीज जो आपकी वित्तीय सोच को एक नई दिशा दे सकती है। किताब का नाम है दी एबीसीज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। लेखक हैं केन मैकएलरॉय। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरुआत करें, कैसे रिसर्च करें और किन गलतियों से बचें। केन मैकएलरॉय, जो खुद एक अनुभवी रियल एस्टेट निवेशक हैं, इस किताब में आसान भाषा और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सिखाते हैं कि कैसे आप भी किराया आधारित प्रॉपर्टी में निवेश करके समय के साथ पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चुप्पी की आवाज के साथ जो कहती है, सुनो वो बातें जो शब्दों से परे हैं। अध्याय 1, मिथक और जादू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सफल होने के लिए किस्मत नहीं बल्कि मेहनत, सही जानकारी और टीमवर्क की जरूरत होती है। लेखक केन मैकएलरॉय हमें बताते हैं कि कैसे लोग अलग अलग गलतफहमियों के कारण इस क्षेत्र में कदम रखने से डरते हैं। जैसे बहुत पैसा चाहिए, बड़े डील्स में ज्यादा रिस्क होता है, फ्लिपिंग ही आसान तरीका है, या नो मनी डाउन स्कीम्स से अमीर बन सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि एक सही डील अपने आप इन्वेस्टर खींच लाती है और बड़े सौदे अक्सर छोटे सौदों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। भारत में भी यही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदकर 10,000 रुपए तक मासिक किराया पाना संभव है। अंत में लेखक हमें समझाते हैं कि अवसर वहां दिखता है जहां आप उसे देखना चाहते हैं। कोई जमीन में दुकान देखता है, कोई घर। कार्य योजना। मिथकों की पहचान करें, योजना बनाएं, छोटे शहरों पर रिसर्च करें और डील्स की शुरुआत करें। अध्याय 2, लक्ष्य बनाना जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ रियल एस्टेट में कुछ करना है या एक साल में 10,000 रुपए किराया देने वाली प्रॉपर्टी खरीदनी है? फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, सोच का है। केन बताते हैं कि जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक सफलता सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। भारत में उदाहरण लें, अगर आप मुंबई में नहीं खरीद सकते तो नासिक, सूरत या वडोदरा में 1525 लाख की प्रॉपर्टी में निवेश करके 810,000 महीना किराया पा सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि समय के साथ लक्ष्य बदल सकते हैं, पर लक्ष्य का होना जरूरी है। लक्ष्य शेयर करें, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। कार्य योजना। अपना लक्ष्य लिखें, शेयर करें, छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं और अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। अध्याय 3, टीम बनाना जरूरी है। रियल एस्टेट अकेले का खेल नहीं। आपको चाहिए वकील, अकाउंटेंट, एजेंट और प्रॉपर्टी मैनेजर की टीम। एक सही टीम आपको गलतियों से बचा सकती है और सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। भारत में यदि आप बेंगलुरु या पुणे जैसे शहरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां के लोकल ब्रोकर और लीगल एक्सपर्ट्स आपकी टीम का हिस्सा हो, ये जरूरी है। एक टीम सिर्फ आपकी मदद नहीं करती, वो आपका नेटवर्क बनती है और नेटवर्क ही नेटवर्थ है। कार्य योजना। टीम की जरूरतें पहचानें, लोकल एक्सपर्ट से बात करें। अध्याय 5, स्वैम्पलैंड फॉर सेल। स्वैम्पलैंड फॉर सेल। हर डील अच्छी डील नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए बिक रही होती हैं क्योंकि वो समस्याग्रस्त होती हैं, जिन्हें लेखक स्वैम्पलैंड कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज देखने में सस्ती लगती हैं लेकिन उनकी लोकेशन खराब होती है,
किराएदार नहीं मिलते और फ्यूचर वैल्यू भी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर किसी शहर में 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है लेकिन 6 महीने में एक भी किराएदार नहीं मिलता, तो वह डील नहीं, जाल है। भारत में यह गलती छोटे शहरों या विकसित नहीं हुए इलाकों में अक्सर होती है। इसलिए लोकेशन, डिमांड और रोजगार के अवसर जरूर जांचें। कार्य योजना, हर सस्ती डील की गहराई से जांच करें। लोकेशन, डिमांड, जनसंख्या वृद्धि और जॉब मार्केट के आधार पर। अध्याय 6, डायमंड इन द रफ, फाइंडिंग योर डायमंड इन द रफ। हर कीमती चीज पहली नजर में चमकदार नहीं होती। यही सिद्धांत रियल एस्टेट में भी लागू होता है। कुछ प्रॉपर्टीज पुरानी होती हैं, देखने में आकर्षक नहीं होती, लेकिन लोकेशन अच्छी होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को सुधारकर उनकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। इसे वैल्यू ऐड स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी आप पुरानी प्रॉपर्टी में सुधार करके उसे अच्छा किराया देने लायक बना सकते हैं। उदाहरण, जयपुर में 25 लाख की पुरानी बिल्डिंग खरीदकर 3 लाख में मरम्मत करवाई, अब 18,000 रुपये प्रति माह किराया मिल रहा है, यानी आरओआई शानदार। कार्य योजना, ऐसी प्रॉपर्टी खोजें जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। सुधार की लागत और किराए की संभावनाओं को तुलनात्मक रूप से जांचें। अध्याय 7, क्या यह वाकई रत्न है? इज इट रियली अ डायमंड? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी आर्थिक गहराई से जांच करें। इस अध्याय में लेखक 5 चीजों पर जोर देते हैं: आय, खर्च, एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम, केप रेट और कैश ऑन कैश रिटर्न। उदाहरण, अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी से 25,000 रुपये महीना किराया आता है और खर्च 5,000 रुपये है, तो एनओआई 20,000 महीना यानी 2.4 लाख रुपए सालाना। केप रेट 4.8% कम है। इसका मतलब है कि डील इतनी बढ़िया नहीं। कार्य योजना, एक्सेल या कैलकुलेटर का उपयोग कर हर डील का विश्लेषण करें। आरओआई, एनओआई और केप रेट को अच्छे से समझें और निर्णय लें। अध्याय 8, द बिग कमिटमेंट, द बिग कमिटमेंट। अब जब आपने प्रॉपर्टी खोज ली, रिसर्च कर ली और एनालिसिस भी कर लिया, अब समय है कमिटमेंट का, यानी डील पर आधिकारिक रूप से कदम बढ़ाने का। इसके लिए सबसे पहले आता है लेटर ऑफ इंटेंट, एलओआई। इसमें बताया जाता है कि आप किस कीमत पर और किन शर्तों पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। इसके बाद आता है परचेस अग्रीमेंट। भारत में हम इसे अग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। इसमें सब शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे लोन अप्रूवल न हो तो डील रद्द हो सकती है। कार्य योजना, अनुभवी वकील से डील ड्राफ्ट कराएं। एलओआई भेजें, फिर अग्रीमेंट करें और दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ें। अध्याय 9, ड्यू डिलिजेंस, जांच पड़ताल की असली परीक्षा। इस अध्याय में लेखक ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं, यानी वो पूरी जांच प्रक्रिया जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह प्रक्रिया भावनाओं से नहीं, तथ्यों और दस्तावेजों से चलती है। इसमें शामिल होते हैं लीज एग्रीमेंट की समीक्षा, प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, मौजूदा किराएदारों से बातचीत, मालिक की आय-व्यय रिपोर्ट की जांच। भारत में कई बार इन डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे भविष्य में कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किराएदार का लीज फर्जी निकला या सोसाइटी अप्रूवल नहीं था, तो डील भारी नुकसान में बदल सकती है। कार्य योजना, पूरी प्रॉपर्टी हिस्ट्री की जांच करें। एक्सपर्ट्स की मदद लें, वकील, इंजीनियर और अकाउंटेंट। किराएदारों से व्यक्तिगत रूप से बात करें। ग्राउंड पर जाकर फिजिकल कंडीशन देखें। अध्याय 10, सब कुछ समझकर योजना बनाना, मेकिंग सेंस ऑफ इट ऑल। अब जब आपने प्रॉपर्टी की पूरी जांच कर ली है, अब समय है योजना बनाने का, यानी आपके बजट, ऑपरेशन और प्रॉफिट प्लान का।
लेखक कहते हैं कि हर प्रॉपर्टी को मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। ऑपरेटिंग बजट बनाएं। सुधार कार्य रेनोवेशन की टाइमलाइन तय करें। खर्च और किराया का संतुलन देखें। भारत में उदाहरण के लिए किसी बिल्डिंग की लाइटिंग और प्लम्बिंग का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सालाना 50,000 रुपए का है, लेकिन आप उसे टेंडर के जरिए 30,000 रुपए में करवा सकते हैं। इससे आपकी आरओआई बेहतर होगी। कार्य योजना। 12 महीने का ऑपरेशन बजट तैयार करें। कैश फ्लो ट्रैकिंग टूल या शीट बनाएं। लागत घटाने के तरीके खोजें। अध्याय 11। अब आप मालिक हैं, अब क्या? यू ओन इट नाउ व्हाट? अब प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। असली यात्रा अब शुरू होती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करें ताकि किराएदार संतुष्ट रहें और कैश फ्लो बना रहे। लेखक सुझाव देते हैं। किराएदारों के लिए एक सिस्टम बनाएं, शिकायत, मरम्मत, भुगतान सब कुछ ट्रैक करें। मंथली रिपोर्ट तैयार करें। किराया समय पर आ रहा है या नहीं, उसकी निगरानी रखें। भारत में कई लोग प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, जिससे किराएदार भाग जाते हैं और जगह खाली रह जाती है। इसका असर सीधे आमदनी पर पड़ता है। कार्य योजना। लोकल प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करें या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। नियम तय करें, लेट फीस, रिन्यूअल, निरीक्षण। अध्याय 12। बेचना या न बेचना, टू सेल और नॉट टू सेल। आखिरी अध्याय सबसे अहम सवाल पर आता है, प्रॉपर्टी बेचें या रखें। लेखक कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी अच्छी कैश फ्लो दे रही है तो उसे बेचना जरूरी नहीं। आप उसका पुनर्वित्त रीफाइनेंस कर सकते हैं, उससे पैसे निकाल सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। भारत में अगर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अब 80 लाख रुपए की हो गई है तो 60 लाख रुपए तक लोन लेकर उसमें से 30 लाख रुपए निकालकर एक नई इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। कार्य योजना। बाजार की स्थिति देखें। आरओआई और भविष्य की संभावना समझें। रीफाइनेंस विकल्प को समझें। टैक्स इम्पैक्ट की गणना करें। निष्कर्ष। दी एबीसीज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक निवेशक की सोच बदलने वाली मार्गदर्शिका है। इसमें हर अध्याय आपको न सिर्फ सिखाता है, बल्कि प्रेरित भी करता है कि आप अपने भविष्य की कमान खुद संभालें। तो धन्यवाद।